हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लेसन 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो सेकंड पार्ट है इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस उसको आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासों में हमने यूटिलिटी एनालिसिस के जो दो कंसेप्ट हैं, एक तो कार्डिनल अप्रोच हैं और दूसरी ऑर्डिनल अप्रोच हैं। तो फर्स्ट जो क्लासें हुई थी हमारी 3-4 क्लासें जो हुई थी उनमें हमने कार्डिनल अप्रोच से रिलेटेड जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। उसके बाद में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो कार्डिनल अप्रोच से रिलेटेड है, और जो कार्डिनल अप्रोच हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, मार्शल, पिगू, उनका क्या मानना था कि जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, और यूटिलिटी को मेज़र करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती हैं, यूटिल्स होती हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का क्या मानना था, तो यूटिलिटी को न्यूमेरिकल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जैसे प्रोफेसर हिक्स हैं, एलन हैं, इन्होंने क्या बताया कि जो यूटिलिटी है उसको नंबर में मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यूटिलिटी जो है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो एक तरह से क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं, और इसको सही तरीके से हम नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, हिक्स हैं, एलन हैं, जिन्होंने इनडिफरेंस एनालिसिस जो है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस हैं, इसका यूज़ करके कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है उसको एक्सप्लेन किया है। तो आज की क्लास में हम इनडिफरेंस कर्व क्या है उसी के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लासों में हमने ये जो चैप्टर है उसमें यूटिलिटी एनालिसिस का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे की जो हमारी ये 2 क्लासें हैं इसमें लगभग ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसको हम पूरा कर लेंगे। तो देखिए, इनडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें तो पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर अगर किसी भी कमोडिटी का जो कंजप्शन है, यूज़ है, अगर उसको बढ़ाता जाता है या कंज्यूमर के पास में किसी कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो उस चीज़ की जो यूटिलिटी है वो कंज्यूमर के लिए क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो हमारा जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो क्या बताता है कि जब कंज्यूमर 2 कमोडिटी का यूज़ करता है तो 2 कमोडिटी के वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जहां पर कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसका लेवल क्या होता है, सेम। 2 कमोडिटी जिनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कंज्यूमर को क्या हो रहा है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसका लेवल क्या है, इक्वल है। तो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इनडिफरेंस कर्व का। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्या है उसको देख लेते हैं, और इसको फिर हम एक टेबल शेड्यूल बना के अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन बात करें तो डेफिनेशन क्या है, indifference curve shows different combinations of 2 commodities between which a consumer is indifferent. Each combination offers him the same level of satisfaction. जो indifference curve है वो क्या शो करता है, 2 कमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जहां पर कंज्यूमर को क्या होता है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसका लेवल उस कर्व के सभी पॉइंट्स पर अगर हम देखें तो क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। और इसीलिए कंज्यूमर क्या होता है, किसी एक कॉम्बिनेशन को वो प्रिफर नहीं करता है, इनके बीच में वो क्या होता है, इनडिफरेंट रहता है। इनडिफरेंट रहने का मतलब क्या हो गया, सारे कॉम्बिनेशन से उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो क्या है, इक्वल है, इसलिए वो किसी एक कॉम्बिनेशन को प्रिफर नहीं कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, इनडिफरेंट कहते हैं। अब देखिए, इनडिफरेंस कर्व की ये जो डेफिनेशन है अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इसको समझने के लिए हम एक शेड्यूल है, एक टेबल है, इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद में आपको अच्छी सी समझ में आ जाएगी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी कमोडिटी की अगर क्वांटिटी कंज्यूमर के पास में ज़्यादा है, उसका स्टॉक या उसकी जो क्वांटिटी है अगर कंज्यूमर के पास में ज़्यादा होती हैं तो उसकी यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए कम हो जाएगी। इसलिए इनडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि अब कंज्यूमर क्या करेगा, उस कमोडिटी की जगह दूसरी जो कमोडिटी है उसका जो कंजप्शन है वो बढ़ाएगा। जैसे किसी कंज्यूमर के पास में अगर हम ए कॉम्बिनेशन की बात करें
तो गुड एक्स जो है उसकी वो एक क्वांटिटी यूज़ कर रहा है, 1 यूनिट यूज़ कर रहा है, और जो गुड वाई है उसकी 25 यूनिट यूज़ कर रहा है। और जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना है देखो हम मेज़र तो कर ही सकते हैं, तो हम ऐसे कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि माना कि यहाँ पे जो उसको कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कितना है, के इक्वल है। ठीक है, कुछ भी हमने एज्यूम कर लिया कि इतना मिल रहा है जैसे, क्योंकि एग्जैक्टली तो क्या कर सकते हैं, हम उसको मेज़र कर सकते हैं नहीं, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मानना है। अब देखिए जब कंज्यूमर क्या करता है, गुड वाई की उसके पास में जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, कितनी है, 25 यूनिट से, तो अब वो क्या करता है, इसको कम करता है, अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करता है, गुड वाई जो है उसका कंजप्शन कम करता है। और गुड वाई का कंजप्शन कम करता है, लेकिन उसको अब क्या करना पड़ेगा, जो एक्स कमोडिटी है उसका कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तब भी क्या हो सकता है, जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो अपने सेटिस्फेक्शन का लेवल इक्वल करने के लिए वो क्या करता है, वाई का जो कंजप्शन है वो कम कर देता है, 25 से 25 से वो कितना कर देता है, 20 यूनिट कर देता है। और गुड एक्स जो है उसको वो 1 यूनिट बढ़ा देता है। यहाँ पर उसको बी कॉम्बिनेशन में जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो भी कितना है, जितना कि उसको ए पे मिल रहा है। तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ए पे जितना है उतना ही कितने हैं, बी पॉइंट पर है। इसी तरीके से अगर हम सी कॉम्बिनेशन की बात करें तो कंज्यूमर क्या करता है, गुड एक्स का जो कंजप्शन है वो और बढ़ाता है। तो गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ाने के लिए उसको वाई का जो कंजप्शन है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो वाई का जो कंजप्शन है वो कम करके कितना कर देता है, 20 से 16 कर देता है। तब भी उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कितना है, पहले जितना ही है। कहने का मतलब क्या हो गया, ये सारे जो कॉम्बिनेशन हैं ए बी सी डी ई एफ, इन सभी कॉम्बिनेशन पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कितना है, इक्वल है, सेम है। सारे कॉम्बिनेशन पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल है। उसी को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, इन डिफरेंस कर्व से। तो इन डिफरेंस कर्व जो है वो क्या शो करता है, ये जो दो कमोडिटी हैं एक्स और वाई, कुछ भी हम ले सकते हैं, इन दो कमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जहां पर कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसका लेवल क्या है, इक्वल है। और इसको अगर हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ पे जो कर्व बनेगा वो हमारा इस तरीके से बनेगा, इस शेप का बनेगा, इन डिफरेंस कर्व। कैसे बनेगा इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से जो इंडिफरेंस कर्व बना है, यहाँ पे हमारा ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारा बी पॉइंट आया, यहाँ पे हमारा सी पॉइंट आया। तो इस कर्व पे जो भी पॉइंट होगा उन सभी पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। उसी को रिप्रेजेंट करता है इन डिफरेंस कर्व। तो इन डिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि इन डिफरेंस कर्व जो है वो क्या शो करता है, दो कमोडिटी, जैसा कि हमने एग्जांपल में ले लिया एक्स और वाई, तो इन दो कमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे ये ए कॉम्बिनेशन है, ये बी है, ये सी है, ये जो कॉम्बिनेशन है, तो इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन पर जहां पर कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसका लेवल क्या है, इक्वल है। क्लियर हो गया। तो इन डिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होता है वो इक्वल होता है, और इसी वजह से कंज्यूमर किसी एक कॉम्बिनेशन को प्रीफर नहीं कर सकता है, ज़्यादा पसंद नहीं कर सकता है दूसरे के कंपैरिजन में। इसलिए कंज्यूमर क्या होता है, इनके बीच में इनडिफरेंट रहता है। अब देखिए जब आपको कर्व बनाना है तो इन डिफरेंस कर्व बनाने से पहले सबसे पहले आपको इन डिफरेंस शेड्यूल जो है वो बनाना चाहिए, और इन डिफरेंस शेड्यूल का यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, इन डिफरेंस कर्व बना सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल, एक तरफ हमने क्या लिया, कॉम्बिनेशन ले लिया, कुछ भी कॉम्बिनेशन आप मान सकते हो, एक्स वाई जेड, या हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ए बी सी डी ई, 4-5 ले लो, 6-7 ले लो, काफ़ी होते हैं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ए बी सी डी ई, ठीक है, इतने भी काफ़ी हैं, हमने यहाँ पे एफ तक ले लिया। फिर हमको क्या करना है, एक कमोडिटी, जैसे हमने कुछ भी ली है, एक कमोडिटी की क्वांटिटी हमको क्या करना है, एक एक यूनिट बढ़ानी है। जैसे हमने बढ़ा दी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बेन आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है दूसरी कमोडिटी की आप जो क्वांटिटी ले रहे हो वो कितनी लेनी है।
जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले 25 ले ली हैं। देखिए x का जो हम कंजप्शन बढ़ा रहे थे, तो अब हमको y का जो कंजप्शन है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। किस तरीके से कम करना है वो आप देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कितनी यूनिट्स ली हैं y कमोडिटी की, 25 यूनिट। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 5 यूनिट कम कर दिए, कितनी हो गई, 20। अब देखिए यहाँ पर हमने y की 5 यूनिट जो कम की हैं, वो अब अगली बार क्या करना है, जो कम करेंगे वो 5 से कम करनी है। मतलब अगली बार हमको क्या करनी है, 4 यूनिट ही कम करनी है। जैसे 20 के बाद में हमने 4 यूनिट कम किए तो कितना हो गया, 16। अब यहाँ पर हमने 4 यूनिट कम किए तो अगली बार क्या करना है, और कम करना है। जैसे कि 3 यूनिट ही हमको कम करनी है, तो 16 के बाद में 3 हमने कम किया तो कितना आ गया, 13 आ गया। फिर अगली बार हमको क्या करना है, 3 से और कम, जैसे हमने 2 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 13 के बाद में 11, और उसके बाद में हमने 1 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखना आपको कि y की जो हम क्वांटिटी कर रहे हैं वो किस तरीके से करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब इनके बीच में जो गैप है वो क्या आना चाहिए, डिक्रीज होता हुआ आना चाहिए। जैसे माना कि कुछ अलग नंबर हमने ले लिए हैं, x में था हमारा यही है, जैसे y के हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया मैंने 30, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया 22। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है। तो अगली बार 8 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 8 से कम का डिफरेंस होना चाहिए। और y की जो यूनिट्स है वो भी कम होनी चाहिए। तो 22 के बाद में हम कम होते हुए लिखें, लेकिन कितना लिख लें, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 16। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 4 और 6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, डिक्रीजिंग होता हुआ, डिमिनिशिंग होना चाहिए, डिक्लाइन होना चाहिए, कम होता हुआ आना चाहिए। फिर 16 के बाद में जैसे मैंने लिख दिया 14, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मतलब 8, 6, 2, ये जो डिफरेंस लिया है वो क्या आना चाहिए, कम होता हुआ। और दूसरी चीज़, जो वस्तु y की जो यूनिट है, y की जो कमोडिटी हमने जो ली है उसकी जो यूनिट्स है वो भी क्या आनी चाहिए, कम होती हुई, और उनके बीच में जो गैप है वो कम होता हुआ आना चाहिए, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये टेबल बनाना आ गया। यहाँ पर आपको कोई भी कॉम्बिनेशन लिख देना है, 1 2 3 4 5 ABCD। फिर गुड एक्स हमने लिया, उसकी एक एक यूनिट हमने बढ़ती हुई ले ली है, 1 2 3 4 5। बस वाई की जो यूनिट हमने ली है वो इस तरीके से हमने ले ली है। अब देखिए इन डिफरेंस कर हम जो बनाते हैं तो इस तरीके से हमने ओ वाई एक्सिस और ये हमारा है ओ एक्स, ठीक है। ये हमारा ओ वाई है, तो ओ वाई पर हमने वाई गुड्स ली हैं और ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया, गुड एक्स को ले लिया। क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, गुड ए गुड एक्स जो है उसकी कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है। तो आप यहाँ पे 6 1 1 का डिफरेंस लो, 1 2 3 4 5 6। और y की हमारे पास में सबसे ज़्यादा कितनी, 25 हैं। तो यहाँ पर हमने 5 10 15 20 25 इस तरीके से ले लिया। पहला कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, गुड x की 1 यूनिट और y की कितने हैं 25। तो x की तो हमने 1 ली है और y की लिए हमने 25, ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। इसी तरीके से बी कॉम्बिनेशन में क्या है, गुड x की हैं 2 यूनिट हैं, तो ये है हमारी 2 यूनिट, और y की कितनी है 20, तो ये हो गए हमारे 20, ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। फिर सी कॉम्बिनेशन में क्या है, गुड x की 3 यूनिट हैं, ये हमारी 3 यूनिट हैं, और y की कितनी है 16, तो ये 16 यहाँ पे होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा 15 से, ये हमारा सी कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या करना है, सारे जो कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। फोर्थ पे डी कॉम्बिनेशन क्या हमारा, इसकी 4th यूनिट है और इसमें कितनी है 13 है। इस तरीके से हमने ये बना दिया। इस तरीके से अब सारे जो पॉइंट हैं यहाँ पे हम बना देंगे, और हमारा जो कर्व है वो इस तरीके से सारे पॉइंट को हमने मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इन डिफरेंस कर्व बन जाएगा। क्लियर हो गया। इन डिफरेंस कर्व किस तरीके से बनाते हैं, तो इन डिफरेंस कर्व का जो शेप है वो किस तरीके से होता है वो आपको याद रखना है, इस तरीके से, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। जब आप ये नंबर लेके डायग्राम बनाओगे तो हमारा जो कर्व बनेगा उसका शेप आएगा इस तरीके से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड शेप का आएगा। ये हमारा हो गया इन डिफरेंस कर्व।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है इनडिफरेंस मैप क्या होता है, उसको हम देखते हैं। अभी तक हमने जैसे इनडिफरेंस कर्व बनाया था, ठीक है, देखो इनडिफरेंस कर्व हमने बनाया था, उसका शेप आया था हमारा इस तरीके से, इसको हमने नाम दे दिया है इनडिफरेंस कर्व। अब देखिए जब हम क्या करते हैं किसी एक सिंगल डायग्राम में, ये हमारा जो डायग्राम है, इसी डायग्राम में अगर हम एक से ज़्यादा इनडिफरेंस कर्व बना देते हैं तो जो डायग्राम है, जो जैसे हमने देखो ये इंडिफरेंस कर्व हमारा नंबर 1 है, ये हमने एक और बना दिया उसमें IC2, फिर हमने एक और बना दिया IC3। तो जब एक ही डायग्राम में एक से ज़्यादा इनडिफरेंस कर्व को शो किया जाता है, एक सिंगल डायग्राम में एक से ज़्यादा इनडिफरेंस कर्व बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा इनडिफरेंस मैप। क्लियर हो गया। इनडिफरेंस मैप में क्या होता है, एक से ज़्यादा इनडिफरेंस कर्व बना दिए तो हमने जैसे 4-5 बना दिए, एक से ज़्यादा बनाना जैसे 2 बना दो, 3 बना दो, 4 बना दो, तो एक से ज़्यादा इनडिफरेंस कर्व को हम अगर एक ही डायग्राम में शो करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडिफरेंस मैप कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये ले लिया है, इधर हमने एक्स एक्सिस पर गुड एक्स ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, गुड वाई ले लिया, और इसी डायग्राम में हमने क्या किया, 3 इनडिफरेंस कर्व एक साथ बना दिए हैं। ठीक है, अब देखो इनडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज, 2 कमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, जहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना होता है, सेम होता है। एक ही डायग्राम में जब हम एक ये इंडिफरेंस कर्व बनाया तो इस इंडिफरेंस कर्व के सभी पॉइंट्स पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कितना होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से हमने दूसरा कर्व बना दिया तो इस दूसरे इंडिफरेंस कर्व के भी सारे पॉइंट्स पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो एक जैसा होगा, सेकंड पे एक जैसा होगा, फर्स्ट पे एक जैसा होगा। ठीक है, दोनों पे सेम नहीं होगा, मतलब IC1 IC2 इनडिफरेंस कर्व हमारा ये दूसरा, इनडिफरेंस कर्व पहला, दोनों पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। जो कर्व ऊपर की तरफ होता है वहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, हायर होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं हायर इनडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो कर्व ऊपर की तरफ होता है इनडिफरेंस कर्व हमारा, वहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, हाई होगा। जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें, ठीक है, इस डायग्राम को देखिए, इसमें हमने 3 इनडिफरेंस कर्व बना रखे हैं। तो सबसे ऊपर ये कौन सा वाला है, IC3 है, सेकंड नंबर बीच में IC2 है, और सबसे नीचे कौन सा है, IC1 है। इसका मतलब क्या हो गया, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सबसे ऊंचा वाला कर्व IC3 पे सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में IC2 पे होगा, और सबसे कम कहाँ पे होगा, IC1 पे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कर्व ऊपर की तरफ होता है, जो सबसे ऊंचा होता है, वहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, हायर होगा। क्लियर हो गया। इनडिफरेंस मैप क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इनडिफरेंस मैप में हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा इनडिफरेंस कर्व का सेट अगर हम एक ही डायग्राम में शो कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा इनडिफरेंस मैप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा आप बना सकते हो इनडिफरेंस मैप के लिए। वो वाई एक्सिस ली हमने, फिर हमने ये इनडिफरेंस कर्व बना दिया, एक हमने एक और बना दिया, IC2 नाम दे दिया इसको, एक और बना दिया इसको हमने IC3 नाम दे दिया। ठीक है, इस तरीके से। और ओ एक्स एक्सिस पर आपने इधर क्या लिया है, गुड एक्स लिया है, ओ वाई पे क्या लिया अपने, गुड वाई, या कुछ आप नाम लेना चाहें कि यहाँ पे हमने समोसा ले लिया है, इधर आपने कचौरी ले ली है, कोई भी 2 गुड हम लेते हैं। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इनडिफरेंस मैप क्या होता है, ये दोनों बात आपको समझ आ गया होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं कि जो इनडिफरेंस कर्व हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो क्या शो करता है कि जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, 2 कमोडिटी का यूज कर रहा है। इसका मतलब जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, इन दोनों कमोडिटी के जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी। इस तरीके से हम क्या ले सकते हैं, यूटिलिटी जो है इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी। कंज्यूमर क्या करता है, 2 कमोडिटी का जो यूज कर रहा है उनकी जो डिफरेंट यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है उनसे मिलने वाली यूटिलिटी को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए मैथमेटिकल फॉर्म में जो इनडिफरेंस कर्व है उसको हम ऐसे ले सकते हैं, u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। कोई भी 2 कमोडिटी हैं उनका जो कंजप्शन कंज्यूमर कर रहा है उनके ऊपर यूटिलिटी एक तरह से डिपेंड करती हैं।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है कि जब हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते हैं तो उस समय कौन कौन सी एजम्पशंस ली जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम दिया हुआ मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या एज्यूम किया गया है, रेशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कि जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो भी क्या मान के चलता है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो क्या है, रेशनल होता है। ठीक है, रेशनल का मतलब क्या हो गया कि हमेशा कंज्यूमर क्या है, एक्स और वाई जो दो कमोडिटी हैं उनकी जो क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा है, तो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या होगा, हमेशा उस कॉम्बिनेशन को प्रिफर करेगा जहां पे क्या होगा, इस x और y की जो यूनिट है वो ज़्यादा होगी, ताकि उसको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। तो सबसे पहले जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसमें क्या एज्यूम किया गया है, क्या एजम्पशन है इसकी, कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो रेशनल होता है। जैसा कि हमने यूटिलिटी में पढ़ा था वैसा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस में है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो रेशनल होता है। कंज्यूमर हमेशा अपनी जो लिमिटेड इनकम है उनको दोनों गुड्स के ऊपर इस तरीके से खर्च करेगा कि उसको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो एक तरह से क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। यहाँ दोनों कमोडिटी के ऊपर जो खर्च कर रहा है वो सोच समझ के खर्च करता है ताकि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। तो कंज्यूमर का बिहेवियर रेशनल होता है। दूसरी इसकी एजम्पशन है यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। ठीक है, फिर इसमें क्या माना गया है कि जो यूटिलिटी होती है उसको हम न्यूमेरिक नंबर में मेज़र नहीं कर सकते हैं, अनमेजरेबल होती हैं। यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, केवल ऑर्डर, उसकी हम रेटिंग कर सकते हैं, उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। रैंक कैसी, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से रैंक होती हैं कि क्लास में जैसे आपके एग्ज़ाम हुए हैं 11th क्लास में, जैसे कोई ये फर्स्ट रैंक आया था, ये सेकंड जो है वो सेकंड रैंक पे आया था, जैसे ए है वो फर्स्ट रैंक आया था, बी की सेकंड रैंक आई थी, डी की थर्ड रैंक आई थी। इस तरीके से हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उनको रेटिंग दे सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिक नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं। ये हमारी सेकंड एजम्पशन हो गई। क्लियर होगी सेकंड एजम्पशन का, यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनल है, उसको हम ऑर्डर दे सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्या है, प्रेफरेंसेस आर ट्रांजिटिव। अब देखिए ये ध्यान से समझिए, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, अगर किसी टाइम में ए कॉम्बिनेशन को अगर वो प्रिफर करता है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। मतलब कंज्यूमर को दो कमोडिटी के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है उसमें से ए कॉम्बिनेशन है वो बी के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा पसंद है, और किसी दूसरे टाइम में अगर उसको जो बी कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या हम कहते हैं कि जो ए कॉम्बिनेशन है वो सी के कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी ये नहीं, बी जो है वो सी के कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंज्यूमर क्या करेगा, ए को हमेशा बी के कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद करेगा, ज़्यादा प्रीफर करेगा। या हम इसको ऐसे ले लें कि कंज्यूमर को ए पर जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना ही बी पे मिल रहा है, और अगर कंज्यूमर को ए पे जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना अगर सी पॉइंट पे भी मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि बी और सी पर जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एक तरह से क्या है, ट्रांजिटिव की एजम्पशन हम कहते हैं। तो कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। मतलब किसी एक समय में एक कॉम्बिनेशन को वो प्रीफर करता है, एक कॉम्बिनेशन को अगर बी के कंपैरिजन में प्रीफर कर रहा है तो कभी भी दूसरे टाइम में वो ए को बी को ए के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रीफर नहीं कर सकता है। ए कंपैरिजन नहीं किया, ये जो कॉम्बिनेशन है वही क्या होगा, हमेशा उसके लिए ज़्यादा प्रीफर वाला होगा। बी जो है वो कभी भी दूसरे टाइम में ए से ज़्यादा प्रीफर वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव की एजम्पशन कहते हैं। नेक्स्ट जो एजम्पशन ली गई इसमें वो है एमआरएस इज डिक्रीजिंग। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर जो टेबल बनाई थी उसमें मैंने बताया था। तो मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। इसके बारे में भी आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती हैं, उसका क्या मीनिंग है, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि अभी आपने
कैलकुलेट किया था, मैं आपको बताता हूँ। जो हमने टेबल ली थी इसमें हमने देखा था कि कंज्यूमर क्या करता है, जो एक्स कमोडिटी है उसकी एक एक यूनिट को वो बढ़ाता है। तो x की एक यूनिट बढ़ाने के लिए y की वो जितनी भी यूनिट कम कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम अगर B कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो B कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर ने गुड x की एक यूनिट के लिए y की जो है क्वांटिटी कितनी कम की थी, 25 से 20, 5 यूनिट कम की थी। तो ये 5 यूनिट जो कम की इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब x की एक एडिशनल यूनिट के लिए y की जितनी भी क्वांटिटी सेक्रीफाइस की जा रही है, जितनी भी क्वांटिटी छोड़ी जा रही है, वो एक तरह से क्या है, गुड x के लिए गुड y की क्या है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। फिर हम देखते हैं C कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था कि गुड x की दूसरी से तीसरी यूनिट के लिए कंज्यूमर ने क्या किया था, y की 20 से 16 4 यूनिट कम की थी। तो ये 4 यूनिट जो कम की गई वो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। फिर 16 के बाद में 13 कितनी कम की है, 3। तो ये जो 3 हैं वो क्या है, MRS है, ठीक है, जिसको हम आगे और क्लियर करेंगे। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसको क्या एज्यूम किया गया है, वो डिक्रीज होती हैं। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के डिक्रीज होने से ही इन डिफरेंस कर्व का जो शेप आता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। इस तरीके से इसका जो शेप होगा वो हमेशा इस तरीके से होगा। इन डिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं हो सकता है, या फिर कॉनकेव इस तरीके से भी नहीं हो सकता है। ये जो शेप हमने बना रखा है इस शेप को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। और ये किस लिए होता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होती हैं, डिक्रीज हुई होती हैं, ऐसा इसमें एज्यूम किया गया है। और फिर जो हमारी लास्ट एजम्पशन है वो क्या है, टोटल यूटिलिटी इज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वेरियस गुड्स कंज्यूम। कंज्यूमर जो भी क्वांटिटी यूज़ कर रहा है, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें कंज्यूमर एक्स एंड वाई दो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा था, तो जो टोटल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वो जितनी भी क्वांटिटी यूज़ कर रहा है उनके ऊपर डिपेंड करेगा टोटल यूटिलिटी कितनी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो इनडिफरेंस कर्व है उसकी डेफिनेशन क्या है, इनडिफरेंस मैप क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व की जो एजम्पशंस है वो कौन कौन सी हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होती है, MRS, जिसको अभी हमने कहा था, हमने जब इसकी एजम्पशंस पढ़ी थी तो उसमें हमने लिया था कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो ऊपर टेबल बनाई है शेड्यूल, या उसी शेड्यूल से बना सकते हैं, या फिर हमने कुछ और अलग नंबर लेके भी बना सकते हैं। जैसे हमने कुछ कॉम्बिनेशंस ले लिए, ABCDE, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। गुड एक्स की यूनिट हमने ले लिए 1 2 3 4 5, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस गुड वाई की जो यूनिट है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने सबसे पहले कितनी ले ली हैं, 15, 15 के बाद हमने लिए हैं 10। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 का डिफरेंस है। तो अगली बार जो डिफरेंस आना चाहिए वो डिक्रीज होना होता हुआ आना चाहिए। तो इसका मतलब कि जैसे हमने 4 का डिफरेंस ले लिया, 10 के बाद में 6, 6 के बाद में हमने 4 ले लिया, 2 का डिफरेंस आ गया, 4 के बाद में हमने 3 का डिफरेंस ले लिया, 1 आ गया। तो ये जो डिफरेंस है वो कम होता हुआ आना चाहिए। अब देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS क्या होती हैं उसका हम मीनिंग समझते हैं। तो MRS क्या होते हैं, इट इज़ द रेट एट विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप गुड वाई फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट के लिए कंज्यूमर गुड वाई की कितनी क्वांटिटी गिव अप छोड़ने के लिए तैयार होता है, सो दैट हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिमेन्स द सेम, ताकि उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम पहले जैसा बना रहे। क्योंकि इन डिफरेंस करके सारे पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इक्वल बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, अगर एक्स का कंजप्शन बढ़ाया जा रहा है तो वाई का जो कंजप्शन है वो क्या करना पड़ेगा, कम। अगर दोनों का कंजप्शन बढ़ाया जाएगा तो सेटिस्फेक्शन का लेवल वो बढ़ जाएगा।
दोनों का अगर कंजप्शन कम कर दिया जाए तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इक्वल रखने के लिए क्या जरूरी होता है, एक का कंजप्शन, जैसे x का कंजप्शन आप बढ़ा रहे हैं तो y का जो कंजप्शन है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो इक्वल हो सकता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या बताती हैं कि कंज्यूमर गुड x की एक एडिशनल यूनिट के लिए गुड y की जितनी भी क्वांटिटी वो सेक्रीफाइस करना चाहता है उसी रेट को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर इस हम टेबल में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो खाली, फिर यहाँ पे बी कॉम्बिनेशन के सामने अगर हम देखें गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट के लिए फर्स्ट से सेकंड यूनिट के लिए वाई की जो यूनिट है वो 15 से उसने 10 कम कर दी है। तो कितनी क्वांटिटी उसने कम की है, 5 यूनिट, मतलब एक्स की 1 यूनिट के लिए वाई की 5 यूनिट कम की गई है। यही हमारी क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इसी तरीके से सी कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो एक्स की एक एडिशनल यूनिट के लिए y की कितनी यूनिट कम की गई है, 10 to 6 कितनी यूनिट कम की गई है, 4। तो 1x के लिए y की 4 यूनिट कम की गई है। यही क्या है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इसी तरीके से डी कॉम्बिनेशन पे अगर हम देखें गुड x की तीसरी से चौथी यूनिट के लिए y की 6 to 4 2 यूनिट कम की गई है, तो 1x रेज़ टू 2y। इसी तरीके से ई कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट के लिए वाई की यूनिट कितनी कम की गई है, 4 से 3 1 यूनिट कम की गई, मतलब एक्स की 1 यूनिट के लिए वाई की भी 1 यूनिट कम की गई है। तो ये सारी एक तरह से क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई की जो यूनिट है उसमें कितना चेंज हुआ अपॉन x में कितना चेंज हुआ। जनरली हम क्या करते हैं, x में 1 यूनिट का चेंज करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो कितना गैप है x में, 1 का गैप है। और y में जितना भी चेंज हुआ वही क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब x की 1 यूनिट के लिए y की कितनी क्वांटिटी कम की गई है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा x है वो क्या है, समोसा है, और जो y है वो क्या है, माना कि कचौरी है, जैसे कुछ भी आप ले सकते हो। तो हमने जैसे एज्यूम कर लिया एग्जांपल में का x क्या है, समोसा, y जो है वो क्या है, कचौरी है। तो यहाँ पे MRS का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले अगर हम देखें एक कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक समोसा और कचौरी कितनी है, 15 यूज़ कर रहा है। अब देखिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो क्या बताती हैं कि जो कंज्यूमर हैं एक एडिशनल समोसे के लिए कचौरी की कितनी मात्रा कम कर रहा है, यहाँ पे 5 यूनिट कम कर दिए कचौरी की। तो ये क्या है, समोसे की 1 यूनिट के लिए कचौरी की 5 यूनिट कम की गई है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। फिर हम सी कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो समोसे की 1 यूनिट के लिए या एक एडिशनल समोसे के लिए कचौरी की कितनी यूनिट कम की गई, यहाँ पे 4 यूनिट कम की गई हैं। तो यहाँ पे MRS क्या है, एक समोसे की MRS क्या है, 4 कचौरी। इसी तरीके से डी कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो एक समोसे की MRS कितनी है, कचौरी की 2 यूनिट। और ई कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो एक समोसे के लिए कचौरी की कितनी मात्रा कम की गई है, 1 कम की गई है, ठीक है। तो 1x 1y लिख दिया हमने। इस तरीके से हमारी क्या होती हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती हैं। और इसी को अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है, तो ये हमारी y है, तो y में हमने कितना चेंज किया, डेल्टा y, और ये हमने x में कितना चेंज किया, डेल्टा x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हम कह सकते हैं MRS क्या होती हैं, गुड y में कितना चेंज हुआ अपॉन गुड x में कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व की कौन कौन सी एजम्पशंस है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का जो पार्ट है कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हैं उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस का यूज़ करके कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस तरीके से मिल सकता है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही। थैंक यू।